सभी को नमस्ते। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कल ही शादी है, लेकिन शादी से एक दिन पहले गांव के बाहर उसकी होने वाली पत्नी अकेली दिखाई दी। वह वहां क्यों है, यह जानने के लिए उसके पीछे गए उस युवक को कुछ ही मिनटों में अपनी ज़िंदगी बदल देने वाली एक भयानक घटना का सामना करना पड़ा। असल में क्या हुआ, यह जानने के लिए अभी इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को लाइक करें। आंध्र प्रदेश के एक सुदूर गाँव की सीमा के पास स्थित एक छोटे से गाँव का नाम रामपुर है। चारों ओर हरे भरे खेत, गांव के छोर पर एक बड़ा तालाब और तालाब के उस पार पहाड़ियों के बीच एक पुराना जंगल था। उस गांव में किशन लाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी सरस्वती, बेटे रोहित और बेटी पूजा के साथ रहता था। किशन लाल के 2 बच्चों में रोहित बड़ा था। 26 साल का रोहित बचपन से ही खेती के कामों में अपने पिता का हाथ बटाता था। गांव में सभी के साथ मिलजुल कर बात करने के स्वभाव के कारण उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। उस साल रोहित की शादी पास के गांव की अंजलि नाम की लड़की से तय हुई थी। शादी में सिर्फ 2 दिन बचे होने के कारण घर में रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया था। घर के सामने मंडप सजाया जा रहा था। खाना पकाने के लिए बड़े बड़े बर्तन लाए गए थे। घर की औरतें हल्दी, कुमकुम और फूलों से शादी की तैयारियां कर रही थी। रोहित के दोस्त उसे चिढ़ा रहे थे कि शादी के बाद वो उनके साथ घूमना बंद कर देगा और हंस रहे थे। शादी से एक दिन पहले सुबह जब घर में सभी लोग कामों में व्यस्त थे, तब किशन लाल को गांव के छोर पर स्थित खेत के बारे में एक खबर मिली। उस खेत के बगल वाली ज़मीन का मालिक भैरू सिंह अपनी ज़मीन की सीमा थोड़ा आगे बढ़ाकर किशन लाल के खेत में हल चला रहा था। ये बात एक मज़दूर ने आकर बताई। किशन लाल तुरंत गुस्से में बाहर जाने लगा। तब रोहित ने उसे रोककर कहा कि वो खुद जाकर मामला देख आएगा। शादी के काम छोड़कर अभी खेत के झगड़े में क्यों जाना, ऐसा सरस्वती ने भी पूछा। लेकिन रोहित ने कहा कि छोटी सी बात है, बात करके सुलझा लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। किशन लाल को भी शादी के कामों की वजह से घर पर रुकना था, इसलिए उसने रोहित को ही जाने के लिए कहा। रोहित अपनी बाइक लेकर गांव के छोर की तरफ निकल पड़ा। वह खेत गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। पहले कच्चा रास्ता, फिर 2 खेतों के बीच का पतला रास्ता पार करने पर वहां पहुंचा जा सकता था। उस इलाके के आसपास कोई घर नहीं थे। दिन के समय किसान और मजदूर घूमते रहते हैं, लेकिन शाम होते ही वह पूरा रास्ता खाली हो जाता है। रोहित के खेत पर पहुंचने तक भैरू सिंह के साथ 2 मजदूर वहां खड़े थे। खेत की सीमा को लेकर दोनों के बीच बहस बढ़ गई। रोहित ने पहले शांति से बात की, लेकिन भैरू सिंह ने अपनी गलती न मानते हुए रोहित को ही गलत ठहराया, जिससे दोनों के बीच थोड़ी देर तक ऊंची आवाज़ में बात हुई। वहां मौजूद बड़े बुजुर्गों ने आकर दोनों को अलग किया। अंत में उन्होंने कहा कि पुराने पत्थरों को देखकर सीमा तय की जाए और अभी झगड़ा ना बढ़ाया जाए। रोहित ने भी सोचा कि शादी से एक दिन पहले बेकार का झगड़ा क्यों करना, और वहां से चला गया। तब तक शाम हो चुकी थी और काफ़ी अंधेरा घिर आया था। आसमान में सूर्य कब का अस्त हो चुका था। खेतों पर लंबी परछाइयाँ भी पड़कर सब कुछ गायब हो चुका था। रोहित जब पैदल अपनी बाइक की तरफ जा रहा था, तब बहुत दूर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। पहले उसे लगा कि वहाँ कोई किसान होगा, लेकिन थोड़ा और पास जाकर देखने पर वह अचानक रुक गया। पेड़ के नीचे खड़ी लड़की उसकी होने वाली पत्नी अंजलि जैसी लग रही थी। उसने उसे जिस रंग की साड़ी में देखा था, वह अभी भी उसी रंग की साड़ी में दिखाई दे रही थी। बालों में फूल लगे थे। रोहित उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। शादी से एक दिन पहले वह अपने गांव से इतनी दूर क्यों आई, यह उसे समझ नहीं आया। रोहित ने थोड़ा पास जाकर पूछा, अंजलि तुम ही हो ना? यहाँ क्या कर रही हो? घर पर शादी के काम नहीं है क्या? उस लड़की ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने रोहित की ओर देखा और धीरे से हंसी। वह हंसी बिल्कुल अंजलि की हंसी जैसी ही लगी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम्हें देखने का मन किया। कल से तो सभी लोग हमारे आसपास रहेंगे ना, इस तरह अकेले में बात करने का मौका शायद ही मिले। उसकी बातें सुनकर रोहित धीरे से हंसा, लेकिन वह यहाँ कैसे आई, यह अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, लेकिन तुम अकेले आई हो, किसी को बताकर आई हो क्या? उसने पूछा। उसने कोई जवाब दिए बिना पेड़ के पीछे वाले खेतों की तरफ देखा। यहाँ नहीं, थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ कोई नहीं होगा, उसने धीरे से कहा। रोहित ने एक बार पीछे मुड़कर अपनी बाइक की तरफ देखा। उसे याद आया कि घर के लोग उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन उसे देखने के बाद उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता पैदा हुई। उसने मन ही मन सोचा कि अंजलि इतनी दूर उससे मिलने आई है तो कोई ज़रूरी बात हो सकती है।
दोनों खेत के पीछे वाले पतले रास्ते पर धीरे धीरे चलने लगे। पहले वह रास्ता हरे भरे खेतों के बीच से गया, फिर थोड़ी दूर जाते ही चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ दिखाई देने लगे। शाम की रोशनी पूरी तरह कम हो जाने से चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। रोहित ने उससे बात करने की कोशिश की। उसने बताया कि शादी के बाद वे कहाँ रहना चाहते हैं और उसके घर में सभी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। लेकिन अंजलि ज़्यादा नहीं बोली, बस बीच बीच में उसकी तरफ मुड़कर मुस्कुरा देती थी। थोड़ी देर बाद रोहित ने पूछा, हम और कितनी दूर जाएंगे? हमें गांव वापस लौटना है ना? वह आगे बढ़ते हुए बोली, थोड़ी और दूर। क्या तुम डर रहे हो? रोहित ने हंसते हुए कहा कि वह क्यों डरेगा, लेकिन वह जगह उसके लिए अनजान थी। उसने कहा कि अंधेरा होने से पहले वापस लौटना होगा। तब तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था, लेकिन समय लगभग 7:30 ही बजा था, इसलिए ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। इस बार वह पीछे मुड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम कल मुझसे ही शादी करोगे ना? रोहित इस सवाल पर हैरान रह गया। अरे, शादी के लिए इतनी सारी तैयारियां चल रही हैं, अब ऐसा क्यों पूछ रही हो? उसने कहा। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह एक पल के लिए गायब हो गई। फिर से सामान्य रूप से मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, बस इतना कहो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। रोहित ने मजाक में उसे वचन दे दिया, लेकिन उसे देखते देखते उसके मन में एक छोटा सा शक पैदा होने लगा। अंजलि आमतौर पर इस तरह बात नहीं करती, वह बहुत शर्मीली है। शादी की बात करने पर भी सिर झुकाकर हंसती है, लेकिन अभी उसके सामने खड़ी लड़की बहुत हिम्मत से बात कर रही थी। उसकी आंखों में भी एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। रोहित जब इस बारे में पूछने ही वाला था कि अचानक चारों तरफ तेज़ हवा चलने लगी। तब तक वे खेतों से बहुत दूर आ चुके थे। रोहित रुक गया और बोला, बस अब वापस चलते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी बाइक तक कैसे जाना है। लेकिन वह 2 कदम आगे जाकर वैसे ही रुक गई, फिर धीरे से पीछे मुड़ी। पहले उसके चेहरे की मुस्कान गायब हुई, फिर उसकी आंखें रोहित की तरफ देखते हुए धीरे धीरे बड़ी होने लगी। रोहित ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ? उसने कोई जवाब नहीं दिया। चारों तरफ चल रही हवा धीरे धीरे चलते चलते अचानक शांत हो गई। पेड़ों के पत्ते भी हिलना बंद हो गए। रोहित के दिल में एक अनजाना डर पैदा होने लगा। उसने एक कदम पीछे बढ़ाया, तभी उसका चेहरा धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ। कुछ देर पहले अंजलि जैसा दिखने वाला चेहरा पूरी तरह फीका पड़कर सफ़ेद हो गया। उसकी आंखों के चारों ओर काले धब्बे बन गए। होठों की मुस्कान अस्वाभाविक रूप से फैल गई। उसके आसपास हवा न होने पर भी वह ऊपर उठकर चारों ओर डोलने लगी। रोहित डर के मारे पीछे मुड़कर भागने लगा, लेकिन उसके पैर बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों को ज़मीन में गड़ा दिया हो। वह धीरे धीरे उसके पास आई। तुमने कहा था ना कि कल मुझसे शादी करोगे। तुम्हें सिर्फ मुझसे ही शादी करनी होगी। मुझे तुम्हारे साथ सुख चाहिए, उसने कहा। वह आवाज़ अंजलि की आवाज़ जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों। बहुत ही भयानक आवाज़ थी। रोहित डर से आंखें बंद करके भगवान का नाम लेने लगा। वह उसके चेहरे के बहुत करीब आई और बोली, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हें किसी और से शादी नहीं करनी चाहिए। तभी दूर से किसी ने रोहित का नाम लेकर पुकारा। वह आवाज़ सुनते ही उसके पैरों में ताकत वापस आ गई। रोहित तुरंत पीछे मुड़कर भागा। पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे देखे बिना पेड़ों के बीच से दौड़ लगा दी। थोड़ी देर में वह अपनी बाइक वाली जगह पहुंच गया। बाइक पर बैठकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। पहले बाइक स्टार्ट नहीं हुई। पीछे पेड़ों के बीच से किसी के चलने की आवाज़ आई। पत्ते हिले। रोहित ने डर के मारे फिर से कोशिश की। उसने देखा कि असल में उसका नाम लेकर किसने पुकारा, लेकिन वह कोई नहीं था। इस बार बाइक स्टार्ट हो गई। वह एक पल भी रुके बिना गांव की तरफ भाग निकला। घर पहुंचने तक अंधेरा हो चुका था। घर के सामने रिश्तेदार बैठकर बातें कर रहे थे। रोहित को देखकर माँ सरस्वती ने पूछा, इतनी देर कहाँ गए थे बेटा? लेकिन रोहित ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे अपने कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसका चेहरा देखकर किशन लाल को कुछ शक हुआ। थोड़ी देर बाद उसने कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर बाहर आने को कहा। जब रोहित ने दरवाज़ा खोला तो उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। आंखें लाल दिख रही थी। किशन लाल ने पूछा कि क्या खेत पर कोई झगड़ा हुआ? रोहित ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर शांत रहकर बोला, पिताजी मुझे ये शादी नहीं करनी। उसकी बात सुनकर किशन लाल आंखें बड़ी करके उसे ही देखता रह गया।
शादी में सिर्फ एक दिन बचा था। दोनों परिवारों के सभी लोगों को सूचना दे दी गई थी। घर में मंडप सजा हुआ था। अब वह शादी से मना क्यों कर रहा है ये समझ नहीं आया। किशनलाल ने कारण पूछा, लेकिन रोहित ने कहा, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी, मैंने वचन दिया है। किसको वचन दिया है? किशनलाल ने पूछा। रोहित कुछ देर शांत रहा, फिर कमरे के कोने की तरफ देखकर धीरे से हंसा। उसे, उसने कहा। किशनलाल ने तुरंत उस तरफ मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस रात से रोहित का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह घर वालों से बिल्कुल बात नहीं करता था और कमरे में ही बैठा रहता था। कभी कभी कमरे में ऐसे धीरे धीरे बात करता था जैसे कोई वहाँ मौजूद हो। माँ पूछती कि किससे बात कर रहे हो, तो वह कहता कि अपनी होने वाली पत्नी से बात कर रहा हूँ। लेकिन अंजलि तो अपने ही गाँव में थी। उसके परिवार वालों ने बताया कि वह उस दिन रोहित से मिलने कहीं नहीं गई थी। अगले दिन शादी के समय रोहित ने दूल्हे के कपड़े पहनने से भी साफ मना कर दिया। मैं अंजलि से शादी नहीं करूँगा, वह मुझे पसंद नहीं है, वह मुझे कहीं नहीं ले जाएगी, मुझे कोई और नहीं ले जा सकता। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। रिश्तेदारों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अचानक गुस्से में आकर घर का सामान ज़ोर से फेंकना शुरू कर दिया। फिर घर के दरवाजे की तरफ देखकर बोला, तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। सभी ने दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। उस दिन शादी रुक गई। अंजलि का परिवार दुख के साथ वापस लौट गया। गांव में रोहित के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोगों को लगा कि शादी के डर से वह ऐसा कर रहा है, तो कुछ ने सोचा कि खेत के पास उसे किसी साए ने पकड़ लिया है। लेकिन रोहित की हालत दिन ब दिन अजीब होती गई। रात के 12 बजते ही वह घर से बाहर जाने की कोशिश करता था। घर वाले रोकते तो बहुत गुस्से में आ जाता। एक रात जब किशनलाल और सरस्वती दोनों नींद में थे, तब रोहित धीरे से घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। सुबह वह गांव के बाहर उसी बरगद के पेड़ के पास बैठा हुआ मिला। उसके कपड़े पूरी तरह मिट्टी से सने हुए थे। चेहरे पर एक अजीब सी खुशी दिखाई दे रही थी। उसे घर लाने के बाद किशनलाल गांव के बुजुर्ग राम प्रसाद के पास गया और सारी बात बताई। उसने पूछा कि रोहित जब खेत पर गया था उस दिन क्या हुआ था। राम प्रसाद थोड़ी देर शांत रहे और उस इलाके के बारे में एक बात बताई। बहुत साल पहले खेतों के पीछे वाले जंगल में एक काम पिशाचनी रहा करती थी, ऐसा बुजुर्ग लोग बताते थे। वह हर किसी को दिखाई नहीं देती, केवल उसी व्यक्ति को उसके मनपसंद रूप में दिखाई देती है जो उसे भा जाता है। ऊपर से वह शादी से एक दिन पहले गया था, इसलिए शायद उसी ने उसे पकड़ लिया है। यह बात सुनकर किशनलाल बहुत डर गया। राम प्रसाद ने तुरंत गांव से दूर रहने वाले एक वृद्ध तांत्रिक विद्याधर को बुलाने के लिए कहा। आसपास के गांवों में जब भी कोई अजीब व्यवहार करता तो लोग उन्हीं को बुलाते थे। अगले दिन शाम को तांत्रिक विद्याधर किशनलाल के घर आए। घर की चौखट पर कदम रखते ही वह थोड़ी देर के लिए रुक गए। फिर रोहित के कमरे की तरफ देखकर बोले, घर में वह अकेला नहीं है। यह बात सुनकर किशनलाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। विद्याधर रोहित के कमरे में गए। रोहित कमरे के कोने में बैठकर किसी अदृश्य व्यक्ति से बात कर रहा था। विद्याधर के अंदर जाते ही रोहित का चेहरा अचानक बदल गया। वह गुस्से में उठकर चिल्लाने लगा, हे कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। विद्याधर ने शांति से उसके पास जाकर कहा, तुमने जिसे देखा वह तुम्हारी होने वाली पत्नी नहीं है। तुम्हें जो दिखाई दे रही हैं वह एक भयानक काम पिशाचनी है। यह बात सुनते ही रोहित जोर से हंसा। वह हंसी उसके गले से निकली हुई नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई और लड़की हंस रही हो, जो सभी को सुनाई दी। सरस्वती डर के मारे पीछे हट गई। कमरे का दिया अचानक बुझ गया। विद्याधर ने तुरंत पूजा की तैयारी करने को कहा। घर के बीचों बीच एक छोटा सा मंडल बनाकर रोहित को वहां बिठाया गया। शुरुआत में रोहित शांत रहा, लेकिन पूजा शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद उसने अचानक सिर ऊपर उठाया और कमरे के कोने की तरफ देखकर बोलना शुरू कर दिया, ये लोग मुझे तुम्हारे पास से ले जाना चाहते हैं। तुम बताओ मैं किससे शादी करूं? रोहित के सामने कोई नहीं था, लेकिन वह ऐसे सुन रहा था जैसे कोई जवाब दे रहा हो। थोड़ी ही देर में उसका पूरा शरीर कांपने लगा। विद्याधर ने पूजा जारी रखी। घर के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप हिलने लगे। कमरे में रखे फूल ज़मीन पर गिर पड़े। रोहित अचानक ज़ोर से चिल्लाया, वह मुझे ले जा रही है, मुझे छोड़ो। विद्याधर ने उसके माथे पर पवित्र जल छिड़का। थोड़ी देर बाद रोहित ज़मीन पर गिर पड़ा। घर में अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों के बाद उसने धीरे से आंखें खोली।
पहले माँ दिखाई दी, फिर पिता दिखाई दिए। उसने उलझन में चारों तरफ देखा। मैं यहाँ कैसे आया? उसने पूछा। किशन लाल ने उसे देखकर आंसू बहाए। रोहित को खेत के पास हुए झगड़े के अलावा और कुछ याद नहीं था। बरगद के पेड़ के पास अंजलि के रूप में दिखी लड़की का जंगल में ले जाना, उसका असली रूप और उसके बाद की सारी घटनाएं उसकी याददाश्त से गायब हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद रोहित पूरी तरह ठीक हो गया। तांत्रिक विद्याधर ने एक चेतावनी दी थी कि रोहित को फिर कभी उस खेत के पीछे वाले इलाके में नहीं जाना चाहिए। खासकर शाम के बाद उस रास्ते की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। किशन लाल ने भी उस खेत को कुछ समय के लिए बिना खेती किए छोड़ दिया। महीने बीत गए, रोहित फिर से सामान्य हो गया। फिर अंजलि के बात करके शादी की बात दोबारा तय की गई। इस बार शादी के दिन कोई समस्या नहीं हुई। मंडप रिश्तेदारों से भरा हुआ था। सभी लोग खुशी से हंस रहे थे। रोहित दूल्हे के लिबास में मंडप में बैठा हुआ था। शादी की रस्में पूरी होते समय रोहित ने अचानक घर के बाहर स्थित बड़े पेड़ की तरफ देखा। वहाँ लाल साड़ी पहने एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा अंजलि के चेहरे जैसा ही था। उसने रोहित की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराया। रोहित ने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। दोबारा खोलकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन उस रात शादी के घर में जब सभी लोग सो गए, तब रोहित के कान के पास एक धीमी बारीक आवाज़ सुनाई दी। तुमने वचन दिया था ना, मैं फिर आऊँगी। वो आवाज़ सुनते ही रोहित ने आंखें खोली। बगल में अंजलि शांति से सो रही थी, लेकिन कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था। तो देखा आप सभी ने, ये थी आज की कहानी। ऐसी ही और भी रोमांचक कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।